Gentlemen, a very good evening and Jai Hind everyone. Finally, I have brought you for the part 2 of the chemistry. हम लोग केमिस्ट्री के पार्ट 2 के लिए यहां पर आ गए हैं. बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बहुत ही बढ़िया लेवल का कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं. जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है यहां पर हम लोग किल डेड स्लॉटेड एकदम करने वाले हैं. ठीक है, पूरा का पूरा अपन लोग साथ में एकदम डिस्ट्रॉय कर देंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अभी रिसेंटली यहां पर आप देखो जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर अभी 2-3 घंटे पहले मैंने वहां पर ऑलरेडी आपको बता दिया था कि यहां पर मैंने एक ऐसी चीज शेयर करी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए एग्जाम क्लियर करने के लिए. आप लोग बोलते रहते हो ना भैया इंपॉर्टेंट बता दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो. देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाते हैं ट्रेंड एनालिसिस करके, और ट्रेंड एनालिसिस करना इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक. मैंने किया है ये पूरा का पूरा. मैंने कहां पर डाल दिया? टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है. अब ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से यदि आप देखोगे ना, केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो कि इस वाले पार्ट में, केमिस्ट्री पार्ट 2 में मैं कवर करने वाला हूं. और वो जो टॉपिक है वो 3 टॉपिक है जिससे हर बार मतलब मोस्टली क्वेश्चंस, मतलब ऑन एंड एवरेज यदि आप बात करोगे ना, ऑन एंड एवरेज 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं. मतलब 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं. पहली चीज यहां पर मैं कंप्लीट करूंगा. पहला है डिस्कवरीज. आई विल बी टॉकिंग अबाउट डिस्कवरीज, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स अच्छे लेवल से. ठीक है. दूसरा, अपन पूरी की पूरी जितनी भी यहां पर केमिकल रिएक्शंस है उनको डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे. और तीसरी बात, यहां पर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट यहां पर कंप्लीट करेंगे. डिस्कवरीज, केमिकल रिएक्शंस एंड एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट यहां पर कंप्लीट करेंगे हम लोग. ये जो पूरा का पूरा सेशन है, बार बार मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. और यहां पर मेजरली अपन एकदम टिपिकल क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे, और टिपिकल क्वेश्चंस के साथ जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है इसका, उस कंटेंट को गो थ्रू करेंगे. और इतनी बढ़िया तरीके से मैं ये कंटेंट बताऊंगा, समझ लेना कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है. So here you can see this is not anymore your dream uniform. It has become the targeted uniform. It's not dream anymore. It is the target. और टारगेट के लिए मेहनत करी जाती है, और मेहनत हमेशा सही डायरेक्शन में करी जाती है. एंड केमिस्ट्री पार्ट 2 इज द राइट डायरेक्शन फॉर द केमिस्ट्री. सो दिस इज योर कपिल भैया. आई एक्टिवली, enthusiastically, with a full zest, I really welcome you all for part 2 of chemistry. स्टार्ट करते हैं. यहां पर देखो क्लियरली, यहां पर एक पहले ही मैं चीज बता दे रहा हूं आपको कि जिसको भी एकदम बेसिक से पढ़ना है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन को साइड में रख के एकदम बेसिक से, मतलब जिसको केमिस्ट्री का सी भी नहीं पता हो ना, वो जाकर ये वाले सेशन लगा देना. मैं ऑलरेडी तुमसे अभी बोला था कि मैं बेसिक सेशन लगा लेना, फिर तुम लोग कमेंट पर मैसेज करते भैया कौन से बेसिक सेशन है, ये वाले हैं. अब तो पूरा थंबनेल सहित मैंने सारी चीजें डाल दी है, इनको बेसिक आप वहां जाकर देख सकते हो. मगर अभी तक आपका जो लेवल है वो तो आप कोप कर लेना यार. बढ़िया यहीं से कंटेंट करते हैं ना, एकदम टफ वाले क्वेश्चंस यहीं से करेंगे और पूरा धुआं कर देंगे, सारी चीजें एकदम खत्म कर देंगे. सो इंपॉर्टेंट सेशन में, क्रूशियल सेशन में स्टार्ट करते हैं. ठीक है, यहां पर देखो लास्ट वाले सेशन का कुछ थोड़ा सा फ्लैशबैक उठाकर देखते हैं. यहां पर क्या बोल रहा है ना, थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं. जिन लोगों ने लास्ट वाला केमिस्ट्री का पार्ट 1 देखा है, क्या तो मैसेज आया टेलीग्राम पर, देखकर दिल गार्डन हो गया एकदम. क्या बढ़िया एनर्जी, ये सर, ये वो. इट वाज नाइस, लिटरली इट वाज नाइस रीडिंग ऑल दोस मैसेजेस. यहां पर देखो पहला क्या था, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ. एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर का सम कर देंगे, यहां पर एटॉमिक मास आ जाएगा. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट. कोई भी एलिमेंट की सबसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं है, एटॉमिक वेट भी नहीं है, एटॉमिक मास भी नहीं है, कलर भी. सबसे इंपॉर्टेंट है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है. और लास्ट वाली क्लास के एंड में आपको होमवर्क दिया था सारे एटॉमिक नंबर याद करने के लिए. ठीक है. सो दैट वाज द फ्लैशबैक ऑफ द लास्ट क्लास. हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना. ये आयंस वगैरह तो ये बेसिक चीजें, ये सब तुमको पता है, ये आपको एनसीईआरटी से ये याद करना है. ये पूरे के पूरे आयंस आपको पता होने चाहिए. ठीक है, ये एकदम बेसिक है. और भैया इसको और अच्छे से कैसे करें, ये मतलब ये जो बेसिक सेशन बता रखे हैं, यहां पर चले जाओ. अपन जो मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसके ऊपर आते हैं. ये ऐसे अपनी कॉपी में बना लेना. यहां पर मैं नोट्स वगैरह भी डाल देता हूं थोड़े बहुत, कि किस तरीके से आप ये अपनी कॉपी में बना सकते हो. ठीक है, इसको बना लेना, अच्छे से अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना. ठीक है, यहां पर देखो. ठीक है, सीधे आते हैं अपन डिस्कवरी के ऊपर. यहां पर पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल फिनोमेना एंड डिस्कवरी इज करेक्टली मैच. ठीक है, यहां पर ऐसा क्वेश्चन आएगा, जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन, ये ठीक है. फिर यहां पर पूछ रहा है न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर करा है. सर ये तो ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, ये तो हर कोई करवा के चला जाता है और हम लोग कर लेते हैं. मगर क्वेश्चन यदि ऐसा आ गया फिर क्या करेंगे? यदि डिस्कवरी वाला क्वेश्चन ऐसा आ गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम रुदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल. अब इसमें तो स्टेटमेंट वाले सवाल आ गए. अब स्टेटमेंट वाले सवाल कैसे? तुमने तो ये पढ़ा है ना कि रुदरफोर्ड की डिस्कवरी लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा. मगर एग्जैक्टली जो कंक्लूजन निकल कर आए वो तो आपको नहीं पता ना. तो मैं आपको डिस्कवरी पढ़ाता हूं बढ़िया तरीके से. तो भाई शुरुआत होती है यहां पर ई गोल्डस्टीन भैया 1886 में. ये भाई ने क्या करा, कुछ नई रेडिएशन की प्रेजेंस को डिस्कवर करा. और ये जो नई रेडिएशन की प्रेजेंस थी, इनको कैनाल रेज कहा जाता है. और ये जो कैनाल रेज है ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है.
अब यदि मैं आपसे बोलूं ये जो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है जो कि ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर करी, दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इसी से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। इसने प्रोटॉन को डिस्कवर नहीं करा, इससे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है। अब यहां पर जो प्रोटॉन का मास है इट इज अप्रॉक्स 2000 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन का जैसे 1 है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का 1 है, यहां पर प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, प्रोटॉन का हो जाएगा 2000 टाइम्स। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, अब कल अपन ने डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, वो जो डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी ना, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी की वजह से उसके कुछ जो पॉस्टुलेट्स थे वो क्या हो गए थे, फेल हो गए थे, ठीक है, याद रखना ये। अब ई गोल्डस्टीन की कहानी सर क्लियर हो गई। अब जो जे थॉमसन भैया थे, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया था प्लम पुडिंग मॉडल। पुडिंग मतलब वो खीर टाइप का एक डिश होती है ना, जिसमें ऊपर ऊपर ऐसे नट्स होते हैं, और ये नट्स हुआ, ये नट्स हुए, ये नट्स हुए। सर ये नट्स क्या बना रहे हो आप, तो नेगेटिव बना रहे हो। हाँ जी, वो जो नट्स है ना वो इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो स्फीयर है ना ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। तो एक एटम काय से मिलकर बनता है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, और इलेक्ट्रॉन्स उसमें धसे होते हैं। और यहां पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट हैंस दी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब एक बात बताओ, यदि मैं तुमसे बोलूं ये इसमें पर्टिकुलर पूरा का पूरे एटम में, ये पूरा का पूरा जो एटम आपको यहां पर दिख रहा है, इसमें +20 है और -20 है, तो ये पूरा का पूरा तो 0 है ना, न्यूट्रल है। मतलब जितना यहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है उतना ही इलेक्ट्रॉन का है। तो ये तीनों स्टेटमेंट याद रखना, जो कि किसने दी थी, जे थॉमसन ने दी थी। अब यहां पर रुदरफोर्ड का मॉडल क्या बोलता है, रुदरफोर्ड वाज द फादर ऑफ न्यूक्लियस, है ना, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं और भी अच्छे से बता रहा हूं। यहां पर देखो इन्होंने क्या करा था, अल्फा पार्टिकल्स पास कराए थे गोल्ड फॉइल के ऊपर। अल्फा पार्टिकल ही क्यों देखो, ये हीलियम आयंस के डबली चार्ज एटम थे, और गोल्ड फॉइल इसलिए ली थी क्योंकि ये इतनी पतली लेयर है कि इतनी पतली लेयर में 1000 एटम जितनी मोटी को भी एकदम पतला बनाकर रख देती है। 1000 एटम्स इसमें धसे हुए हैं, एम्बेडेड है, इसलिए यहां पर गोल्ड फॉइल को लिया था। तो यहां पर देखा क्या गया था, यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या निकल कर आई थी, कुछ रेस जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल की रेस पास करी तो वो कुछ सीधी निकल गई, कुछ ऐसे करके कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ बेंट बैक बाय 180 डिग्री, मतलब कुछ वापस आ गई, कुछ सीधी निकल गई। अब जो सीधी निकली इसका मतलब क्या है, एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस है। कुछ एक एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो गई, इसका मतलब क्या है, वो जो एटम के अंदर चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए डिफ्लेक्ट हो गई। और 180 डिग्री के साथ वापस आ गई, तो इसका मतलब क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर का वॉल्यूम है ना वो एटम में बहुत कम है। तो इसी के बेसिस पर न्यूक्लियर मॉडल निकल कर आया। ये न्यूक्लियर मॉडल क्या बोलता है, एक एक लाइन बता रहा हूं बेटे, एक एक लाइन। ये क्या बोला था इसने, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम। इन्होंने बोला कि एटम में पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। जितना भी मास है एटम का वो न्यूक्लियस में रिसाइड करता है, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और यहां पर जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज से छोटा होता है। ये 3 चीजें इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में दी, ठीक है, 3 चीजें दी, ठीक है सर। एक तो पॉजिटिव चार्ज है सेंटर जिसको न्यूक्लियस बोला, रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। फिर कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं ये नहीं बताया। अब इसका ड्रॉबैक क्या निकला कि भाई इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व करेंगे, उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड यहां ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स करते गए, एक समय ऐसा आएगा एनर्जी लूज हो गई, ये इलेक्ट्रॉन जाकर न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएंगे और एटम हो गया अनस्टेबल। अब इसका सोल्यूशन किसने दिया, इसका सोल्यूशन मेरे भाई किसने दिया, जिसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो, जिसको बोलते हैं बोर मॉडल। इन बोर मॉडल ने बोला था कि सिर्फ यहां पर डिस्क्रीट ऑर्बिट चलेगी, हर कोई सी ऑर्बिट नहीं चलेगी, इलेक्ट्रॉन की डिस्क्रीट ऑर्बिट चलेगी, और यहां पर रिवॉल्व करते टाइम इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट करते ही नहीं है, तो खत्म होने की तो बात ही नहीं है, एनर्जी खत्म होने की बात ही नहीं है, जब यहां पर तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट ही नहीं करते हैं। तो ये तो बढ़िया हो गया ना भाई, फिर तो वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ऊपर गिरेंगे भी नहीं और अनस्टेबल भी नहीं होगा वो। तो ये बोर मॉडल था। अब आखिरी वाला क्या था, न्यूट्रॉन ने क्या दिया था, सॉरी न्यूट्रॉन किसने दिया था, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन क्या है, कोई चार्ज नहीं होता और इसका मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रोटॉन का होता है, और प्रोटॉन का मास 2000 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, आपको बताया। और ये न्यूक्लियस में देखो, न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में 2 चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, 1 और 2। पहली कौन सी है, पहली है प्रोटॉन, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है न्यूट्रॉन। ये दोनों प्रेजेंट है, और इसके अराउंड जो घूमते हैं, इसके अराउंड जो ऐसे कर करके यहां पर, ठीक है, ये ठीक है, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जो ऊपर क्वेश्चन छोड़े उनको करें, बिल्कुल करते हैं भाई। यहां पर देखो पहला क्वेश्चन क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर फिजिकली फिनोमेना एंड डिस्कवरीज करेक्टली मैच, ठीक है। जेम्स चैडविक ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, क्या गलत। एल्बर्ट आइंस्टीन ने न्यूट्रॉन करा, क्या नहीं करा। मारी क्यूरी ने रेडियम जरूर करा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर करा था, जेम्स चैडविक ने। रुदरफोर्ड ने किसको करा था, इन्होंने न्यूक्लियस को करा था, ठीक है। जे थॉमसन ने किसको करा था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को करा था। और जॉन डेल्टन ने तो भाई अलग ही अपनी कहानी थी, है ना। यहां पर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन, जो कि निकला नहीं गया था कैसे, रुदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल से। तो यदि आप स्टेटमेंट नंबर सी रीड करोगे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, एक बात बताओ, इनकी एनर्जी फिक्स है,
ये फिक्स एनर्जी तो बोर मॉडल में कही गई थी ना कि एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी, मतलब फिक्स है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये नहीं कहा गया था, मगर ए बी डी ये तीनों स्टेटमेंट वहां पर इंक्लूडेड थे। क्लियर है? मजा आ रहा है कि नहीं भाई पढ़ने में, बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, अब आगे बढ़ने से पहले अब सीधा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा जल्दी से। फिजिक्स पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से यहां पर कंप्लीट करवाइए। ठीक है, पहली बात तो जिसको भी बेसिक फिजिक्स करनी है उसके भी सेशन डले हुए हैं। जिस तरीके से यहां पर प्रीवियस क्वेश्चन वाली फिजिक्स करनी है, मतलब एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक्स करने हैं, तो उसके ये 3 सेशन डले हुए हैं, देख लेना। पूरा एकदम नेक्स्ट लेवल, एकदम 28 से 32 मार्क्स, यहां 32 मार्क्स, यहां 24 मार्क्स, एकदम क्लियर हो जाएगा। जिसको फॉर्मूले पर प्रॉब्लम आ रही है, यहां पर फॉर्मूला कैप्सूल सीरीज डली है, पूरे फॉर्मूले बता रखे हैं मैंने। ठीक है, ये 4 कंप्लीट कर लेना। उसके बाद फिर क्या, यहां पर पूरी बायो के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सीडीएस के क्वेश्चन, एनडी के क्वेश्चन करवा रखे हैं 2 सेशन में। ओशन, देखो फिजिकल ज्योग्राफी में 2 सेशन छोड़कर मत जाना। एक तो ओशनोग्राफी का आखिरी वाला, सी वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स, और यहां पर क्लाइमेटोलॉजी का लास्ट लेटर। गलती से भी मत, एक बार देखा है दोबारा देख लेना, है ना। ट्रेंडिंग टॉपिक है, मैं बोल रहा हूं ना, इंपॉर्टेंट। ये यहां पर पूरी की पूरी जियोमॉर्फोलॉजी करवा रखी है, जहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस भी आपको स्टेटमेंट वाले करवा रखे हैं। सो यू मे गो देयर एंड यू मे एंजॉय ऑल दी सीरीज ओवर देयर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलो ठीक है, केमिकल रिएक्शन। चलो देखो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं केमिकल रिएक्शन के। यहां पर देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन, यहां पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन यहां पर यह बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कोल, फिर आयरन इमर्ज्ड है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, वीरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट हो रहा है। ये कौन कौन सी रिएक्शन है? तो देखो पहली बात तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब यह होता है कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। टूटना मतलब डिकम्पोजिशन, जुड़ना मतलब कॉम्बिनेशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, एक बात बताओ, ये वाटर है H2O, है ना। इसको जब आप करंट दोगे, है ना, यहां पर करंट दोगे, है ना, करंट दिया, ये क्या हो जाएगा? ये H2 हो जाएगा और ये O2 हो जाएगा। ये क्या हुआ? टूटा ना। तो टूटने को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। तो A का 3 है, तो देख लो A का 3 B में भी नहीं है, D में भी नहीं है, मतलब A या C में से कुछ हो सकता है। फिर बर्निंग ऑफ कोल, कोल यदि जल रहा है तो क्या बोलेंगे? कोल जल रहा है, और कोई भी चीज जलती है तो ऑक्सीजन के साथ उसको रिलेट करवा दिया करो बस। तो यहां पर क्या बन जाएगा? CO2। तो ये कौन सी रिएक्शन है? 2 रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब B का 2। देख लो B का 2 काय में है, मतलब ऑप्शन नंबर C में है, तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। अब बोल रहा है आयरन नील इमर्ज्ड इन कॉपर सल्फेट, तो ये आयरन नील इमर्ज्ड इन कॉपर सल्फेट CuSO4, ये क्या बनाएगा? FeSO4 बनाएगा। बिल्कुल सर, प्लस क्या बनाएगा? कॉपर बनाएगा। तो यहां पर ये आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? मगर अब यहां पर बेरियम क्लोराइड की बात करेगा, और यहां पर देखो जब 2 कंपाउंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो डबल डिस्प्लेसमेंट, जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में होगी सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है द रिएक्शन ऑफ क्विकलाइन, क्विकलाइन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन है विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन होती है। देखो मैं तुमको बता रहा हूं, ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विकलाइन कहा जाता है, जब ये वाटर के साथ तुम इसको रिएक्ट करोगे, ठीक है, ये क्या करेगी? विगरसली रिएक्ट कर जाएगी और ये क्या बना लेगी? स्लेट लाइन। अब बताऊं ये क्या है? ये है तुम्हारा सूखा चूना, ये सूखा चूना। ठीक है, इसको तुम पानी में मिलाओगे ना तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? स्लेट लाइन, गीला चूना। अब ये जो है, कभी भी चूने को पानी में मिलाकर देखना, हीट बबल्स निकलते हैं, ये क्या है? यहां पर वही हीट निकलती है यहां पर, तो जो बना है ये स्लेट लाइन है, और यहां पर क्या है? ये क्विक लाइन है। तो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ना, और 2 रिएक्टेंट्स मिले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बिल्कुल सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मगर यहां पर एक बात बताओ, हीट क्या हो रही है? विगरसली। यहां पर क्या है? रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, तो यहां पर हीट रिलीज हो रही है ना। तो एंडो मतलब एब्जॉर्ब, ठीक है, एंडो मतलब एब्जॉर्ब करना, ठीक है, और एक्सो मतलब कि एक्सटीरियर, मतलब कि बाहर करना, मतलब रिलीज करना। तो यहां पर क्या जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है सभी को? अब यहां पर एक चीज याद रखना, ये जो स्लेग लाइन है, जब इस स्लेग लाइन को दीवार पर लगाओगे तो एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है, उसके साथ ऐड होगी, तो वो जो दीवार है ना वो शाइनी हो जाती है। क्यों? ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी वजह से शाइनी हो जाती है। ठीक है, क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। यहां पर और भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो कि ऊपर मैंने जिक्र ऑलरेडी कर दिया। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। तो आपको कल पढ़ाया था केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज।
एक सिर्फ सिंगल स्लाइड में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के जितने भी पीवाईक्यू हैं सारे करवा दिए थे, है ना। वो सेशन पार्ट 1 देख लेना। इसके बाद यहां पर पहला क्या है, इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, ठीक है, इवेपोरेशन तो नहीं है, फिजिकल है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर नहीं है, ऑक्सीजन को रखोगे, ये सब छोड़ो। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, भाई एक बात बता, मैग्नीशियम को जला रहा है मतलब Mg, जलाना मतलब O2 के साथ, तो भाई यहां तो केमिकल रिएक्शन हुई, तो ये तो क्या है, केमिकल रिएक्शन, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है, बिल्कुल। अब यहां पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो थर्मल डीकंपोजिशन। सर हमको मतलब ही नहीं पता, डीकंपोजिशन ही नहीं पता, तो उसके मतलब कैसे पता होंगे? कोई बात नहीं छोटे, मैं बताता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन, कोई बात नहीं, मैं हूं, ठीक है। यहां पर ध्यान से सुनो, डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है, तीन प्रकार के। अब देखो यहां पर ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी लगेगी। अब किस फॉर्म में तू उसको एनर्जी दे रहा है ना भाई, उसके हिसाब से हीट के फॉर्म में देगा तो थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस, और सनलाइट के फॉर्म में देगा तो फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल। तो थर्मल में क्या आता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वहां पर बना था, ठीक है, उसको हीट कर दोगे ना तो जो स्टार्टिंग में निकला था कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड वो बन जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक से पढ़ना है ना, एकदम बेसिक से चले जाना, वो वाला सेशन देख लेना, ठीक है। यहां पर देखो फेरस सल्फेट है। अब ये देखो, अब यहां पर ये वाला था, ये वाली रिएक्शन फेरस सल्फेट है ना। याद रखना, कभी भी फेरस सल्फेट को हीट करेंगे ना तो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, और SO4 की ट्रिक क्या है, एक बनाएगा SO3, एक बनाएगा SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। यहां पर PbNO3 है तो ये NO3, एक बनाएगा NO2, एक बनाएगा O2, ठीक है। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है भाई, ये सबसे इजी है, वाटर को इलेक्ट्रिक करंट देना, H2 और O2, अब भी ऊपर बनाया था। NaCl है, उसको करंट दे दिया, ये Na और Cl2 अलग हो गया। अब जो ऊपर पूछा हुआ ना वो ये है, कभी भी सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट में रख दोगे ना EgCl, तो वो Eg अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा, है ना। कभी भी सिल्वर ब्रोमाइड को कर दिए तो Eg अलग हो जाएगा, ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर क्या गया क्वेश्चन, क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था ये कि थर्मल डीकंपोजिशन, यार सिल्वर ऑक्साइड करता है ना, सिल्वर ऑक्साइड अभी देखा AgO, सिल्वर ऑक्साइड करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहां पर क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। अरे अब भी करा ना, सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड नीचे सनलाइट के फॉर्म में रख दिया था, सिल्वर अलग क्लोरीन अलग, ठीक है, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक चीज बता रहा हूं तुमको, जो हमारा मेन रोर एनडीए का ग्रुप है, वहां पर डेली आपको 8 बजे वोकैबुलरी मिल जाती है, ठीक है। और वो जो वोकैबुलरी है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी पूछोगे तो कहां से करोगे, यहां पर चले जाना, यहां पर कर लेना। डेली 8 बजे वहां पर सिर्फ आपको वोकैब शेयर नहीं करी जाती, उसका हिंदी मीनिंग भी शेयर करा जाता है, उसके सेंटेंस भी, और साथ में उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो कि दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और डिफेंस एग्जाम में पूछे गए। क्विज ग्रुप पर यदि आपको आना है, ठीक है, तो आओ, ठीक है। बहुत बढ़िया लेवल के यहां पर क्वेश्चन, और अब तो बल्क में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कल केमिस्ट्री के करीबन मैंने वहां पर 30 एक सवाल डाल दिए थे, 30 समथिंग सवाल डाले थे, और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सेज वहां पर देखने को मिल रहे हैं। इफ यू वांट टू बी इन द कंपटीशन, इफ यू वांट टू चेक योर लेवल कि किस तरीके से सेशन लेने के बाद तुम्हारी प्रोग्रेस निकल रही है, आप जाओ क्विज ग्रुप को ज्वाइन करो, और यहां पर एकदम क्वालिटी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि एकदम लो लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, यू विल फील सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग अ क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहां पर बोल रहा है एक आयरन नील है, तुमने उसको कॉपर सल्फेट में डुबो दी, Fe+Cu डुबा दिया, डिप कर दिया, तो क्या होगा, आयरन ज्यादा है रिएक्टिव, तो ये क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा FeSO4 और ये बन जाएगा कॉपर। ये कौन सी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, ब्राउन कलर का हो जाता है। आयरन नील को जब कॉपर सल्फेट में डालोगे ना तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है। अब यहां तो ये भाई क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, मगर ये याद करके जाना, आयरन को कभी भी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये जिंक है, जिंक मेटल है, कॉपर सल्फेट के साथ करोगे, मगर यहां पर ये कलरलेस हो जाएगा। मगर आयरन को यहां पर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है, ये ग्रीन हो जाएगा। यहां पर ग्रीन मतलब कि वो वाला ग्रीन, ठीक है। और ये ब्राउन क्यों बोल रहा है, पता है ये ब्राउन क्यों बोल रहा है, टर्न्स ब्राउन, ये ब्राउन इसकी वजह से होता है कॉपर, ठीक है, ये कॉपर की वजह से इसको ब्राउन बोल रहा है। बाकी यदि उस पूछेगा कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन, जिंक सल्फेट का कलरलेस, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 जो अभी ऊपर देखा, ये मार्केट में हमारे को अवेलेबल होता है और इसका ब्लू कलर होता है। इसका ब्लू कलर पता क्यों होता है, पानी की प्रेजेंस की वजह से, वाटर की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस की वजह से ये ब्लू कलर का होता है। देखो एक चीज मैं तुम्हारे को बता रहा हूं, जो भी चीजें पता है वेल एंड गुड, जो नहीं पता अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, बात करता हूं, ठीक है। और ये जो स्लाइड्स है मैं शेयर कर दूंगा, एज पहले पार्ट 1 तो ऑलरेडी शेयर कर दिए, और कितना सारा मटेरियल शेयर कर दिया भाई, सारे नोट्स तो तुमको शेयर कर दिए वहां पर टेलीग्राम ग्रुप पर, देख लेना। अब आगे देखो, यहां पर क्वेश्चन लेड नाइट्रेट है तो PbNO3 जिंक सल्फेट है ZnSO4। मेरे को पता है तुम कहां पर कंफ्यूज हो गए, इसलिए सीधा लिख दिया, दोनों के दोनों कलरलेस है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का है, ठीक है, ये FeSO4,
यहां पर देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। ओके, कौन सी रिएक्शन के लिए, मतलब सही नहीं है, Fe प्लस CuSO4। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो पहली इक्वेशन यदि आप पहला क्वेश्चन देखोगे ना, यहां पर क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। ठीक है, यहां पर यदि आप देखोगे ना कि ये क्या बोल रहा है, ये जो यहां पर क्या बोल रहा है भाई, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन, देखो एक बात बताओ, बोल रहा है कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन। ये कॉपर जो है यदि ये और रिएक्टिव होता तो फिर ये आयरन इसको डिस्प्लेस कैसे करता मेरे भाई, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट सी इज रॉन्ग बट ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया, बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब ऑक्सीडेशन का जिक्र ऊपर हुआ तो ऑक्सीडेशन पहले पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का या तो ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना। अब हाइड्रोजन से रिलेट करना इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का लूज होना। ठीक है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कराते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरों को रिड्यूस कराता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो दूसरों को रिड्यूस कराएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर प्लस ऑक्सीजन ऐड हुए, कॉपर ऑक्साइड बना, ऑक्सीडेशन। यहां पर ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब कि या तो हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना या इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना, इसको रिडक्शन बोलते हैं। अब यहां पर देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें से रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा, रिडॉक्स। अब रिडॉक्स क्या होती है, देखो रिडॉक्स का मतलब है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे। ये देखो CuO से Cu बन गया मतलब ऑक्सीजन लॉस हुआ मतलब रिडक्शन, H2 में ऑक्सीजन जाकर ऐड हो गया मतलब ऑक्सीडेशन। ये नीचे वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, गलती से भी छोड़कर मत जाना। क्यों, क्योंकि MnO2 प्लस HCl है, आप MnCl2 बना दोगे, आप Cl2 बना दोगे मगर आप H2 नहीं बनाओगे। ठीक है, आप H2 भी बना दोगे मगर Cl2 नहीं बनाओगे, इसलिए ये वाली इंपॉर्टेंट है, समझ के जाना। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन ए वाली नहीं। ठीक है, ए वाली नहीं, ए वाली यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं। ओके, अब यहां पर देखो और सुनो, ये रिडॉक्स में इलेक्ट्रॉन्स का भी देखना, नहीं तो तुम इलेक्ट्रॉन्स का देखो नहीं, बस यही देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन Fe2O3 प्लस Al, ये क्या दे रहा है तुमको, Fe प्लस AlO। सुनो, जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह होते हैं ना, मेटल एंड नॉन मेटल, जो अपन परसों सीरीज पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं ये क्या होता है। देखो जैसे कि आयरन है, Fe आयरन है, आयरन से मिलकर क्या बने हैं, रेलवे ट्रैक। सर ये क्या बना है, रेलवे ट्रैक। अब ये जो रेलवे ट्रैक्स में कभी भी क्रैक आ गई, यदि यहाँ पर कोई क्रैक आ गई, इसको जोड़ने के लिए फिर आयरन ही लगेगा। अब ये जो आयरन है ना, सॉलिड आयरन उसमें जोड़ तो नहीं दिया जाएगा, एक मोल्टन फॉर्म का जो आयरन होगा जिसको बहुत ज्यादा हीट होगी, पिघला हुआ, उसमें डाल देंगे तो फिर वो कैसा हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा पिघल कर। तो इसको तुमको मोल्टन फॉर्म में निकालना पड़ेगा। क्या करो, तुम कुछ मत करो, जैसे Fe2O3 लिया तुमने, इसका ऑक्साइड लिया, इसको तुम एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट कराओ। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा इससे रिएक्टिव है, ये इसकी जगह ले लेगा और Fe अकेला हो जाएगा। और Fe फिर जो यहाँ पर ये Al2O3 बनाएगा और यहाँ पर जो Fe निकलेगा, ये इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर Fe बनेगा ना, ये मोल्टन स्टेट में निकलेगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिल्कुल है। Fe2O3 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल है। और रेलवे ट्रैक में होता है, मगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर रिलीज होती है, समझ में आया, हीट यहाँ पर रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब एक्सोथर्मिक व्हिच आर अकम्पेनियड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी, मतलब निकलती है। ये भाई ये तो याद कर लो, रट लो, जो करना है कर लो। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, याद रखना इन दोनों चीजों को। अब बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है ना, ये नेचुरल गैस बर्न कर रही है, मीथेन। ठीक है, अब ये क्या बनाएगी, CO2 H2O प्लस हीट। मैग्नीशियम रे बना है, Mg प्लस O2 बताना है, MgO प्लस हीट बनाएगी। अब यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जहां रिलीज करेंगे, मर्करिक ऑक्साइड को तुमने हीट करा, मर्करी और ऑक्सीजन निकला। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड को हीट करा, यहाँ पर अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला। ठीक है, अब कोरोजन, आखिरी केमिकल रिएक्शन का। देखो कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। ठीक है, अब जंग से बचा कैसे जाता है, कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करते हैं, सारी चीजें अलॉइंग करना, ग्रीजिंग करना, टिन प्लेटिंग करना, इलेक्ट्रोलाइसिस करना, गैल्वेनाइजेशन करना, सारी चीजें मेटल्स एंड नॉन मेटल में पड़ेंगे। यहां सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कोरोजन। जब कोई आयरन इज ईटन अवे बाय द ऑक्सीजन एंड द वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, उसको बोलते हैं कोरोजन। यहाँ पर O2 रिएक्ट करेगा और X मॉलिक्यूल ऑफ H2O ये बनाएगा Fe2O3। मगर एल्यूमिनियम के केस में कोरोजन अच्छा है। क्यों, एल्यूमिनियम के केस में कोरोजन इसलिए अच्छा क्योंकि एक बार वहां पर उसकी जो लेयर बन जाती है ना, ऑक्सीजन की लेयर बन गई, तो वो बना लेता है Al2O3, और ये जो लेयर है उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है। अब रेंसिडिटी मतलब सेम ऑक्सीडेशन यदि तुम्हारा फूड में हो रहा है, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए BHA और BHT का यूज करा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब आता है एसिड बेस सॉल्ट के ऊपर, इसके सवाल फोड़ेंगे भाई। दोबारा बोल रहा हूँ, एकदम यदि बेसिक से पढ़ना है, ठीक है। बाकी ये कंटेंट तो तुम, मेरे को पता है यार, मोस्टली लोगों का बेसिक क्लियर होगा और यहाँ से बढ़िया रिवीजन करने आए हैं।
है ना, फाइनल टच देने के लिए, जो कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एग्जाम में पूछी जाती है उसको क्लियर करने, तो उनके लिए तो वन ऑफ द बेस्ट सेशन है, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है और क्या चाहिए। ठीक है, सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड आर sour in taste, bases आर bitter in taste, ठीक है, और सॉल्ट्स आर न्यूट्रल। ठीक है सर, ये तो खारे होते हैं ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एसिड देखो, पहले अपन बेसिक क्वेश्चन करें, पहले एसिड देख लो यार। एसिड क्या है? साउर इन टेस्ट, है ना, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते, देखो ABR मतलब अरे बाप रे, और BRB बाप रे, मतलब एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा ये। ठीक है, अब यहां पर जो एसिड है ना, तीन प्रकार के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, अब सुनना, विनेगर में एसिड कौन सा प्रेजेंट रहेगा? एसिडिक एसिड। ऑरेंज और लेमन में सिट्रिक, टेमरिंड में टाइट्रिक, टोमेटो में ऑक्सैलिक, और कर्ड में तो लैक्टोबैसिलस की वजह से लैक्टिक एसिड। अब मेरी बात सुन, कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि अपने जहन में हमेशा रखना। ठीक है, क्या है इसमें? देखो, जो गोल्ड स्मिथ है ना, सुनार लोग क्या करते हैं, गोल्ड और सिल्वर आर्टिकल को क्लीन करने के लिए कौन सा एसिड यूज करते हैं? वो यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड। एक बात बताओ, अब तुम बोलोगे सर एक एक्वारेजिया नाम की चीज है जो कि आप कहां पढ़ोगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल में, वो तो ये यूज करते हैं। मेरे भाई, एक्वारेजिया इज द मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl, इन दोनों का मिक्सचर है। ये ज्यादा मानता हूं, और ये कम होता है। मगर सुनो, नाइट्रिक एसिड का यूज करते गोल्डस्मिथ, मगर और अच्छे से क्लीनिंग करने के लिए उसमें HCl डाल दिया जाता है, मगर मेन क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। समझ में आया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द पहला मिनरल एसिड डिस्कवर्ड? पहला मिनरल एसिड कौन सा डिस्कवर हुआ था? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको H2SO4 कहा जाता है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सा एसिड प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है टोमेटोज में? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, ठीक है, ये कहां पर? विनेगर में पाया जाएगा। टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड, टैमरिंड, और लैक्टिक एसिड कर्ड। ठीक है, विनेगर को क्या कहा जाता है? विनेगर को इथेनॉइक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इथेनॉइक एसिड। क्लियर है? चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइबेसिक एसिड? सुनो मेरी बात, HCl, ठीक है, H2SO4, HNO3, ठीक है, ये मोनोबेसिक है, ये भी मोनोबेसिक। क्यों? हाइड्रोजन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 1 है। डाइबेसिक कौन सा है? ये हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ट्राइबेसिक कौन सा होगा? फॉस्फोरिक एसिड। जैसे H2SO4 लिखा ना, ये क्या हो जाएगा? H4 हो जाएगा, PO4, है ना, ये हो जाएगा D। ठीक है, ये इसलिए द सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव pH लेस देन 7, किसका pH 7 से कम रहेगा? तो pH के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, मैं तुमको वैसे ही बता दे रहा हूं, है ना, pH के बारे में अभी बात करेंगे। ये pH बीच में 7 न्यूट्रल, इससे कम क्या हो जाता है? एसिड, एसिडिक, और इससे ज्यादा क्या हो जाता है? बेसिक। ठीक है, तो अब यदि 7 से ज्यादा है तो बेसिक। बेसिक कौन, बेस कौन कौन से है? जैसे NaOH बेस है, हमको क्या चाहिए? लेस देन 7। अब एक बात बताओ, जो इससे NaCl है, ये तो क्या है? न्यूट्रल है, आखिरी में क्लोरीन आ रहा है, तो ये 7 क्या हो जाएगा? NaCl, है ना। अब ये क्लोरीन है तो यहाँ पर KCl भी कर दो, क्लोराइड, ये भी हो जाएगा। अब FeCl3 आंसर होगा, क्योंकि 7 वाले तो न्यूट्रल होंगे। ठीक है, ये फेरस क्लोराइड आंसर। अब यहाँ पर देखो, फेरिक क्लोराइड हो गया। अब एसिड है, अब देखो मैं तुमको एक चीज बताऊं, तुम्हारे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना एसिड की रिएक्शन में, ये पूरा याद कर लो बस। देखो, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराओगे तो सॉल्ट एंड वाटर, एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कराओगे सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराओगे तो सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, बेस की रिएक्शन मेटल के साथ कराओगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ सॉल्ट एंड वाटर। अब सुनो, एक बढ़िया बात बता रहा हूं, देखो एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं सर? सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, और इसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब मेरी बात सुन, यदि एसिड, मैं बोल रहा हूं किसी, सुन, एसिड किसी ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, तो वो ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि सॉल्ट एंड वाटर तो तभी बनेगा। तो एसिड हमेशा किसके साथ रिएक्ट करेगा? मेटल ऑक्साइड के साथ। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, क्योंकि एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, तो यहां पर जो पर्टिकुलर है बेस, ये मेटेलिक ऑक्साइड है। अब बेस हमेशा किसके साथ रिएक्ट करेगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। कैसे? देखो, बेस प्लस एसिड रिएक्ट करे, और यहां पर क्या बना रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, वाटर, H2O। तो कहीं ना कहीं ये सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करा होगा तो ही बन रहा है, और एसिड यहाँ पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। समझ में आया? रिलेट कर पा रहे हो ना? ये वही चीज है। अब एसिड, ये वही सेम चीज रिपीट होंगी यहाँ पर। ये अब क्वेश्चन आते हैं कौन सा, ये भाई ये बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताऊं, सुनना ध्यान से। यहां पर क्या होता है कि CaCO3 और HCl, कभी भी आपको पता है एसिड कोई भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कि HCl
प्लस CaCO3 रिएक्ट करें, ये क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे CaCl2 प्लस वाटर बनाएंगे प्लस CO2 बनाएंगे। अब ये जो CO2 निकल रही है ना, इसको बोला जाता है ब्रिस्क ऑफ एफरवेसेंस, ठीक है। अब जब ये CO2 को तुम पास कर दो लाइम वाटर से, मतलब CaOH2 से पास कर दो, ये क्या बनाएगा? व्हाइट पीपीडी बनाएगा। यहां पर क्या आ जाती? मिल्कीनेस CaCO3 और H2O। मगर ये जो मिल्कीनेस है ना, ये डिसअपियर भी हो जाती जब तुम इसमें एक्सेस में तुम CO2 पास कर दो, ठीक है। एक्सेस में जब CO2 पास कर दोगे तो ये डिसअपियर हो जाती है। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर। क्यों डिसअपियर हो जाती? इसका फॉर्मेशन की वजह से, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, ये देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन में तुमको ये देखो, लिटमस एक वेल नोन एसिड बेस का इंडिकेटर है, वो कैसे निकला है ना। अब इंडिकेटर की बात करें, बिल्कुल सर। इंडिकेटर्स क्या होता है? देखो, इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि एसिड और बेस की जो प्रेजेंस बता दे कि ये एसिड है और ये बेस है, उसको इंडिकेटर कहा जाता है। मैं सिर्फ तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं तुम्हें उसका इतना जरूरी कंटेंट भी साथ में बता दे रहा हूँ कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट कंटेंट एकदम तैयार हो जाएगा, ठीक है। मेरे को कराना होता तो मैं जल्दी जल्दी करा देता, मगर नहीं यार, ठीक है। आई केयर अबाउट योर फ्यूचर, और जो चीज ऑलरेडी करवा रखी है उसको दोबारा करवा के मेरा भी टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट। वो सेशन जब बढ़िया तरीके से करे हैं तो वो जाकर देख लेना, ठीक है। यहां पर देखो, नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स देखो, एक बात बता रहा हूं, फिजिक्स के पूरे PYQ यूट्यूब पर करवाए हैं, बायो के पूरे PYQ NDA के भी और CDS के भी करवाए हैं, ठीक है। यहां पर केमिस्ट्री के PYQ करवा रहा हूं, ज्योग्राफी के पूरे PYQ करवाए हैं, ठीक है। और अब कई लोग के कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, भैया इंडियन ज्योग्राफी कब करवाएंगे? अब आखिरी वही चीज बची है तो इसके बाद वही करवा देंगे, और क्या। इंडियन ज्योग्राफी के भी पूरे करवा दूंगा, समझ में आया? और पूरा कंटेंट भी करवाया, सारी चीजें। तो भाई कंप्लीट सिलेबस करवाया तुम्हारे को, ठीक है। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन मैसेज आना चाहिए मेरे पास कि सर ये देखो, ये क्लियर हो गया हमारा, पूरा GAT यहीं से आया। मेरे को तो पता है चीजें फेवर में जाएंगी, मगर यू नो व्हेन द सेम थिंग इज बीइंग हर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट, इट इज द आइसिंग ऑन द केक। नेचुरल इंडिकेटर देखो, पहले बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर की। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? ऐसे इंडिकेटर जो कि नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे लिटमस का सोल्यूशन है ना, ये पर्पल कलर की ऐसी डाई है जो कि लिचन के प्लांट से निकलती है। अब ये लिचन प्लांट कैसे बिलोंग करता है? थैलोफाइटा से, ठीक है। देखो, और इंडिकेटर कौन से होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी, यूनिवर्सल। सिंथेटिक को कहां? लैब्स वगैरह में डिजाइन करा जाता है, लैब्स, लेबोरेटरी वगैरह में, इंडस्ट्री में बनाते हैं। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर रिस्पांसिबल फॉर द स्मेल, ये स्मेल से बताते हैं। यूनिवर्सल मतलब कि मिक्सचर ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स, ठीक है। अब मेरी बात सुन, यहां पर जितनी भी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं रट लो, ठीक है। देखो, लिटमस एसिड में, ये तो इसकी तो ट्रिक ही बता दी, एसिड में रेड कलर का होता है और बेस में ब्लू। अब रेड कैबेज जूस देखो, रेड कैबेज, कैबेज मतलब पत्ता गोभी, है ना। और रेड, रेड एसिड में रहेगा, और जो इसका कैबेज पत्ता गोभी का ग्रीन कलर रहता है, ग्रीन बेस में। टर्मरिक जूस एसिड में येलो ही रहेगी, मगर बेस में हो जाएगी, बेस जब पानी उसमें मिलता है तो रेडिश ब्राउन। देखो, हल्दी होती है ना, हल्दी आपने देखा होगा शादी वगैरह में, शर्ट वगैरह के ऊपर लग जाती है, तो कहा जाता है उसको धोना मत। क्यों? क्योंकि वो और हो जाती है रेडिश, ठीक है। तो वो जो साबुन है वो क्या होता है? बेस होता है, इसलिए। अब यहां पर देखो कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये तो लगा लो तुम 3 स्टार, इतना इंपॉर्टेंट है सिंथेटिक इंडिकेटर। और एकदम इजी है। फेनोप्थेलिन जो है, पी से फेनोप्थेलिन, पी से क्या हो जाएगा? पिंक। तो बेस में पिंक होता है और एसिड और बेस में कलरलेस होता है। बढ़िया ट्रिक भी बता रहा हूं साथ में। क्या तुमको बेसिक वाले सेशन में नहीं बताई है? सारी ट्रिक बताइए वहां पर। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज किन दो कलर से मिलकर बनता है सर? और रेड और येलो से मिलकर क्या बनता है? ऑरेंज बनता है। तो एसिडिक में रेड होगा, और बेसिक में येलो होगा, और न्यूट्रल में ऑरेंज होगा, ठीक है। ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री मतलब स्मेल से पता चल जाए। अब कौन कौन से हैं जो स्मेल से बता देंगे? एक तो वनीला एक्सट्रैक्ट और अनियन, ये दो, बस, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो ऊपर सवाल था वो देखो, जो लिटमस है वो कहां से निकलता है? लिटमस निकलता है गाय से, थैलोफाइटा से बिलोंग करने वाला एक चीज जिसको लाइकेंस कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चेंज इन कलर? जब हल्दी का जो स्टेन है ऑन व्हाइट क्लोथ्स इज स्क्रब्ड विद सोप एंड वॉश्ड विद वाटर। पहले सोप से धोया तो भाई पहले तो येलो थी, सोप से धोया तो रेडिश ब्राउन हो गया, और पानी से फिर धो दिया तो भाई वो वापस से येलो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पानी से धो दिया तो वापस से न्यूट्रल हो गया तो येलो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन द पीएच रेंज ऑफ, ठीक है, पीएच रेंज। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच क्या है सर? ये तो बता ही दो आप। देख लो भाई, ठीक है, यहां पर देख लो, ध्यान से सुनो। ह्यूमन बॉडी पहले तो वर्क कितने की पीएच से करती है भाई? 7 से 7.8, ठीक है, इतना पीएच होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच है 10, ठीक है, 10। यहां पर क्या बोल रहा है? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कौन देगा? सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा देगा लेमन, गैस्ट्रिक, ये गैस्ट्रिक, ठीक है। और टूथपेस्ट क्या है? भैया कुछ भी समझ में नहीं आया,
कुछ भी समझ में नहीं आया कि आपने इतना जल्दी जल्दी कैसे करवा दिया। और आप ऐसा करवा रहे हो तो फिर बाकियों में और आप में फर्क क्या रह जाएगा? बाकी लोग तो सर हैं, आप भैया हो, आप अच्छे से तो बताओ, क्यों चिंता कर रहे हो मेरे भाई? मैं बताता हूँ ना, ये देखो, ठीक है? ये पूरा का पूरा पीएच स्केल है, ठीक है? ध्यान से सुनना, ये पूरा का पूरा पीएच स्केल है। जो 7 है इसका मतलब न्यूट्रल है, मतलब ना नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। बेसिक को एल्कलाइन भी कहा जाता है। जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना ज्यादा H प्लस आयन होंगे, उतने ज्यादा H प्लस या फिर हाइड्रोनियम, जो बोलना है वो बोल दो, क्योंकि ठीक है उतना ज्यादा क्या होगा, H प्लस आयन होंगे। मतलब कि सबसे ज्यादा कहाँ होंगे, जीरो वाले के पास। तो यहां पर लिख दो H प्लस, ठीक है? ये H प्लस, यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर H प्लस, ये H प्लस खूब जाता है। और यहाँ पर कितना, एक H प्लस, यहाँ पर दो H प्लस। मतलब ऐसे नॉर्मली अपन बात कर रहे हैं, ये धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं, ठीक है सर? ये समझ में आ गया, बढ़िया तरीके। और यहाँ पर क्या हो जाता है, OH माइनस। यहाँ पर OH माइनस ज्यादा हो, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस। तो यहाँ पर बेस में कौन से होते हैं, OH माइनस। और यहाँ पर कौन से होते हैं, हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम। अब सुनो, जिसका पीएच 7 से ज्यादा वो बेसिक, जिसका 7 से कम वो एसिडिक। अब सुनो, ठीक है? यहाँ पर नीचे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जनरली लोग भाई रात को दूध पीते हैं ना, कुछ लोग पीते हैं, मैं तो पीता हूँ भाई कभी कभी, है ना? घर पे जब था, जब घर पे रहता था तब तो रेगुलरली, और 10 बजे पीता था। मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच है 10, ठीक है? अब सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बढ़िया वाला बेस है, तगड़ा वाला, तब पता होगा, NaOH, ठीक है? बेस है, तो इसका क्या होगा, इसका है 14। प्योर ब्लड, अब प्योर है तो 7.4। अब सुनो एक चीज बता रहा हूँ, है ना? दो चीज में तुमको कंफ्यूजन होगी, 1.2 और 2.2 में। तो एक बात बताओ, मैं तुमसे दो चीज पूछूं, एक है लेमन, लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है, और एक है गैस्ट्रिक, दोनों जूस है ना? इसमें है सिट्रिक, है ना? सिट्रिक। और गैस्ट्रिक में क्या है, गैस्ट्रिक मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है। तो कॉमन सेंस लगाओ, ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ज्यादा पावरफुल एसिड कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ज्यादा पावरफुल एसिड मतलब कम वाला, तो ये 1.2 होगा और ये 2.2 होगा। कैसा लगा ट्रिक? ये 1.2 और ये 2.2। एसिड रेन कब होती है, जब पीएच कितना हो जाए, रेन का 5.6 से कम हो जाए, ठीक है? तब क्या हो जाती है, एसिड रेन हो जाती है। और जब टूथ डिके का मतलब पता क्या होता है, जो टूथ की इनेमल है, टूथ की जो इनेमल है ना, वो टूथ की इनेमल क्या कैसे मिलकर बनी है, अपने फॉस्फेट से मिलकर बनी हुई है। जो वो जो कैल्शियम फॉस्फेट से जो बनी है, वो जब डिग्रेड करने लग जाए ज्यादा शुगर की वजह से, तो क्या हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिक हो जाता है, पूरा एसिडिक नेचर हो जाता है। तो इसलिए पेस्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, बेसिक होता है। और वो क्या करता है, पीएच को न्यूट्रलाइज करने का ट्राई करता है। अब यहाँ पर देखो, अब करें वापस से, ह्यूमन बॉडी का पीएच ये, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 है, क्लियर है सर? अब ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन H प्लस आयन कितने होंगे, ये 14 है, ये 10 है। ये लेमन जूस कितना है, लेमन जूस 2.2 है, और ये 1.2, सबसे कम ये है तो सबसे ज्यादा है इसमें। और टूथपेस्ट क्या करते हैं, बेसिक है, बेसिक प्रॉपर्टी, है ना? बेसिक प्रॉपर्टी रखते हैं ये। अब यहाँ पर डिजायरेबल रेंज ऑफ पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का पीएच इतना होना चाहिए भाई, 6.5 से 8.5 के बीच में, ठीक है? अब यहाँ पर टूथपेस्ट प्रिवेंट टूथ डिके बाय, मैं वही बोला अभी, क्या करते हैं, जो हमारे मुंह में एसिडिटी बन जाती है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखो भाई, ये नेटल लीव्स वाला तो क्या ही बताऊं तुम्हारे को, इतना फेवरेट सवाल है, इतना फेवरेट सवाल की क्या। देखो, एक भाई जंगल में कभी आप जाए, है ना? जंगल में गए आप, वहां पर एक पत्ती मिलेगी आपको, ठीक है? इसको कहा जाता है नेटल लीव्स, है ना? नेटल लीव्स, गलती से टच हो गए इससे, खूब ज्यादा इरिटेशन होगा, ठीक है? खूब ज्यादा इरिटेशन होगा, इरिटेशन के साथ साथ तुम्हारे को बर्निंग का सेंसेशन होगा, ठीक है? बर्निंग होने लगेगी, बर्निंग का सेंसेशन होगा। अब तुम सोचोगे क्या करें क्या करें, इसी के साइड में, ठीक है, इसी के साइड में एक प्लांट लगा होगा जिसका नाम है डॉग प्लांट, ठीक है? इसको बोलेंगे डॉग प्लांट। तो इसको रब कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। मगर नेटल लीव्स ने ऐसा क्या करा कि इरिटेशन होने लगा, इसने क्या करा, मीथेनोइक एसिड को इंजेक्ट कर दिया। तो नेटल लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, मीथेनोइक एसिड, है ना? बी की स्टिंग लीव्स जो है, अब ये तो ये बताना, ये आप बताना भाई, ठीक है? ये तो पता होना चाहिए यार, जो मधुमक्खी है, ठीक है, मधुमक्खी होती है ना, उसकी जो स्टिंग की लीव्स होती है, वो पेन और इरिटेशन क्रिएट करती है, ठीक है? पेन और इरिटेशन। अब इसमें कौन सा होता है, इथेनॉइक होता है या मैं आंसर क्यों बता रहा भाई, ये तुम बताना, ठीक है? इथेनॉइक होता है या मीथेनॉइक, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? देखते हैं कितनों को पता होता है, कमेंट में, ठीक है? चलो, और इसी के नीचे आप कमेंट करोगे तो बताना कैसा लगा सेशन। अब देखो नहीं, यहाँ पर ब्राउनिंग ऑफ द चॉप्ड एप्पल कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, है ना? इसका आंसर कई लोग सीधे बोल देंगे, बेटा लेमन जूस का यूज कर लेना, ब्राउनिंग नहीं होगी। मैं बताऊंगा पहले ब्राउनिंग होती क्यों, ठीक है? ठीक है, बी द एक्सेप्शन। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर जो चॉप्ड एप्पल है, आपने एप्पल काटा, वहां पर क्या होने लगता है ना, वहां पर होने लगता है भाई क्या, वहां पर होती रिएक्शन। अब जब वहां पर रिएक्शन होती है ना,
वहां पर क्या रिलीज होता है, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम, ये वाला एंजाइम रिलीज होता है। इस एंजाइम की वजह से वहां पर ब्राउनिंग हो जाती है, वहां पर ब्राउनिंग हो जाती है। अब इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, लेमन जूस के यूज करो। क्यों? क्योंकि लेमन जूस में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, मतलब विटामिन सी, और इसका पीएच बहुत कम। समझ में आया? अब गलती से वो तो भाई यूपीएससी का काम क्या है, रिपीट करना, मगर एग्जैक्ट रिपीट करेगा, ठीक है एग्जैक्ट हो जाते हैं, मान रहा हूं साइंस में होने की हाई प्रोबेबिलिटी है, मगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करेगा तो यही 3 पॉइंट में से ऐड करेगा, और क्या ही करेगा। ठीक है, अब सॉल्ट, भैया सॉल्ट तो मतलब ऐसा है कि समझ में ही नहीं आती रिएक्शन। ये सेशन के बाद यदि समझ में नहीं आया ना, तो नेक्स्ट वाला सेशन कभी मत देखना, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, यहां पर देखो, पहला क्वेश्चन छोड़ो, पहले मैं तुमको सॉल्ट बताता हूँ। पहले सॉल्ट फिर सवाल करेंगे। देखो पहले क्या है, बेसिक रिएक्शन है। पहले क्या करा तुमने, तुमने पहले काम क्या करा, एसिड और बेस को रिएक्ट करवाया, क्या बना, सॉल्ट बना, और सॉल्ट के साथ वाटर बना। एसिड लो HCl और बेस लो NaOH, यहां पर क्या बना, NaCl, यहां पर बना NaCl प्लस H2। ठीक है सर, ये जो NaCl है, यहां पर आपने बनाया है NaCl। इस NaCl को, इस NaCl को क्या करो आप, इस NaCl को इसके अंदर करंट पास कर दो, है ना, मगर करंट पास ऐसे करना कि पहले इसको वाटर से रिएक्ट करवा देना, तो ही तो करंट पास होगा, है ना। NaCl में वाटर रिएक्ट करवा दिया, तो अब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaOH, Cl है तो यहां पर क्या बनाएगा, Cl2 बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, H2। तो मेरी बात सुनो, ये जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। और ये बना क्लोरीन, और क्योंकि क्लोरीन बना और यहाँ पर बेस बना जिसको एल्कली कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब मेरी बात सुनो, अब भाई तूने यहां से क्या बना लिया, तूने बना लिया Cl2 बना लिया, क्लोरीन बना लिया, तू ले जा वहां पर CaOH2 और इसके साथ रिएक्ट करवा दे Cl2, यहां पर Cl2 स्लेट लाइन में Cl2 ऐड करवा दे, रिएक्ट करवा, क्या बनेगा पता, CaOCl2 प्लस H2O। अब ये जो CaOCl2 बना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब कि ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अब एक और मेरी बात सुनो, ये सारी चीजें यहां पर गिवन है, आप रीड कर लेना, है ना। अब एक और चीज क्या है, अब एक और चीज क्या है, तुमने क्या करा, सारी चीजें एक साथ रिएक्ट करवा दी, है ना, सारी चीजें तुमने क्या करा, ये देखो यहाँ पर नीचे बता, पहले ऊपर वाला देख लो, ये हुआ, ये कास्टिक सोडा, इसको सोडियम क्लोराइड, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, स्लेट लाइन में ये करा, ब्लीचिंग पाउडर बन गया, ऊपर ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर तुमने सारी चीजें एक साथ रिएक्ट करवा दी, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, क्या बनाएगा, बेकिंग सोडा। ये क्या बन गया, बेकिंग सोडा। ठीक है, NH4। अब बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर, पहले तो बेकिंग सोडा को हीट करा तो Na2CO3 बनेगा, क्योंकि NaHCO3 क्या है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर देना, ये क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। मगर सर हम तो बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, तो फिर बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनाए, भाई तेरे को सोडा मिला है ना, सोडा है, उस सोडा में कोई भी खाने वाला एसिड, एडिबल एसिड ऐड कर दे, तो वहां पर क्या बनेगा, एक सोडियम सॉल्ट बनेगा ना, वही तेरा बेकिंग पाउडर, बस वही बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करें जितने भी ऊपर बताएं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सर एक एल्कली है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो डी का वन काय में, इसमें भी है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, इसमें। और ए का क्या है, टू, ए का 2 दोनों में है। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड, अब देखो एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, सी का 3 का है, इसमें बी ऑप्शन इसका। ठीक है, अब यहां पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर, मैं तुमको बिना उसके बता दे रहा हूँ, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, है ना। इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन है तो ये क्या करता है, क्लोरीन तुमको पता है ना, पानी को इन्फेक्टेंट होने से बचाता है, तो ये इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ये तो सही है। वो ऑक्सीजन है तो मतलब इसका अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है, तो ये गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। ब्लीचिंग के लिए तो दोनों यूज होगा ना। ब्राइन क्या है, देखो ब्राइन पता क्या है, जो NaCl में तुमने वाटर मिलाया था ना, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन, ये लिखा हुआ है ब्राइन। ऐसी कोई सी चीज नहीं है जो हमारे नोट्स में गिवन नहीं है, आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब तो रेगुलरली आपको मिल रहा है नोट्स टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। एट नियरली 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 70 डिग्री सेल्सियस, सोडियम बाइकार्बोनेट एक ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है, बेकिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा, है ना। ये काय के लिए यूज होता है, ये बेकरी में यूज करा जाता है, और तुमको तो पता है यार। और ये जो है, ये प्रोडक्ट का डिकम्पोजिशन रिस्पॉन्सिबल
फॉर दिस यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बाद में यार बेकरी में भी यूज कर रहे हो, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बन रहा है, और इसका रीजन क्या है? ये कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि तुमको क्या बताया था मेरे भाई, यहाँ पर ये देखो, इसको तुम हीट करोगे, इसको हीट करोगे तो ये क्या बनेगा? CO2 बना। इसको हीट करा तो ये देखो, इसकी वजह से इसका यूज कर रहे हैं, है ना? और जब तुमने इसको हीट करा तो ही यहाँ पर कार्बोनेट बना, तो इसलिए इसका यूज यहाँ पर करा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द कैल्शियम कार्बोनेट? अब लाइमस्टोन भी है, मार्बल भी है, चौक भी है, लाइम वाटर नहीं है। लाइम वाटर क्या होता है? CaOH2, लाइम वाटर, जिसको स्लेट लाइम कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा सिर्फ Na2CO3 नहीं है, Na2CO3 के साथ 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O भी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देखो ये भी बता देता हूँ, पहले अपन पीओपी कर लेते हैं। देखो, एक होता है जिप्सम, ठीक है, एक होता है जिप्सम। जिप्सम क्या होता है पता? कॉपर सल्फेट, CuSO4, नहीं कॉपर नहीं भाई, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या होता है? H2। अब जब इसको हीट करेंगे ना, क्या मिलेगा? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O और प्लस 1.5, ठीक है, इतना तुमको मिल गया। अब ये जो आधा मिला है ना, हेमीहाइड्रेट, ये पीओपी है, और ये जो था ये क्या है? ये जिप्सम है। अब मेरी बात सुनो, अब 5 जिसमें होंगे वो ब्लू विट्रियोल होगा, है ना, जिसको कॉपर सल्फेट कहा जाता है। तो कॉपर सल्फेट में 5, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट में 10, और जिप्सम में 2। ऑप्शन नंबर ए इसका, ठीक है। ये देखो, अब सुनो मेरी बात, पीओपी जो मिला है वो हमको जिप्सम को हीट करने से मिला है, और हमने ये जो हीटिंग करी है ये 373 केल्विन पर करी है। अब जब ये हीटिंग 400 केल्विन से ज्यादा पर कर दी ना, तो फिर तुमको वाटर नहीं मिलेगा, अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट आपको मिलेगा। यू विल गेट अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। सो जिप्सम को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्योंकि 2 है। पीओपी को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब हाफ है। ब्लू विट्रियोल मतलब 5, ठीक है, जिसको कॉपर सल्फेट कहा जाता है। बोरेक्स, भाई बोरेक्स पता काय के लिए यूज करा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। बोरेक कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, वो सोडियम कार्बोनेट, सॉरी, वॉशिंग सोडा, वो यहाँ पर यूज करा जाता है। तो कौन कौन सी चीजें हैं बोरेक्स बनाने के लिए यूज करी जाती है? सोडियम, तो बोरॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तीनों चीजों का यूज करें, ठीक है, याद रखना, सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी, बोरॉन भी, और सोडियम भी। अब इनके यूज है और सेशन खत्म। यूज कहाँ से? देखो, यूज देख लो यार, तुम लोग बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, जो तुम्हारा फाइनली कास्टिक सोडा बना था, ये पेपर मेकिंग इंडस्ट्री और सोप एंड डिटर्जेंट और डीग्रीजिंग मेटल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर ऊपर ही बता दिया था आपको 3 जगह। पीओपी काय के लिए यूज करा जाता है? डॉक्टर यूज करते हैं फ्रैक्चर के लिए, और है ना, और डेकोरेटिव पीसेस, सीलिंग्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज करा जाता है। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, बेकिंग पाउडर, वो काय के लिए यूज करा जाता है? बेकिंग सोडा, वो यूज करा जाता है एंटासिड का एक बहुत बड़ा एजेंट है। क्यों? क्योंकि यार ये एल्कलाइन है, तो ये क्या कर देता है? एसिड के, जो एसिड जो हमारे स्टमक में बनता है उसको क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये उसकी रिएक्शन दी हुई है, NaCO3 प्लस HCl प्लस NaCl प्लस H2O प्लस CO2 यहाँ पर देता है। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज करा जाता है। अब मैं एक चीज बताऊं आपको, भाई कराने थे बस PYQ, है ना, मैंने करा दिया साथ में कंटेंट भी, ठीक है, कंटेंट भी बढ़िया लेवल का करवा दिया, ठीक है, बढ़िया, तुम्हारा इंपॉर्टेंट चीजें सब हो गई हैं। जाना बेसिक वाला सेक्शन भी देख लेना, कंप्लीट फिजिक्स खत्म, ठीक है, मतलब पार्ट 2, है ना। नहीं तो तुम बोलो पूरी, अब भी मैसेज आने लगेंगे, भैया पार्ट 3 कब आएगा, पार्ट 3 कब आएगा, पूरा स्केड्यूल डल गया है उसके बाद भी। तो उम्मीद कर रहा हूँ भाई आपको बढ़िया लगा होगा सेशन, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं रहा। कल 15 अगस्त है, ठीक है, ऑलरेडी आपको एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ईच एंड एवरी डिफेंस एस्पिरेंट्स, ठीक है, बढ़िया इंडिपेंडेंस को यार, इफ योर फादर, इफ योर पेरेंट्स हैव गिवन यू इंडिपेंडेंस टू परस्यू योर करियर, तो उसको वैल्यू करो, वैल्यू करो उस चीज को जो तुम्हारे को मिली हुई है। सो इट वाज अ रियली नाइस इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।